देश के सभी मजदूर साथियों को जय हिंद। साथियों, हमारा देश लोकतंत्र देश है और इसकी आज़ादी की लड़ाई के लिए जिन लोगों ने बलिदान दिया वो कहीं ना कहीं हमारे पूर्वज थे, कहीं ना कहीं हमारा उनसे नाता रहा है। ये बात अलग है कि इतिहास में उनका नाम नहीं है या डाला नहीं गया या उनको दुर्लक्ष्य किया गया, लेकिन जिन क्रांतिकारियों ने, जिन नेताओं ने, जिन महान हस्तियों ने हमारे इस देश को आज़ाद करने के लिए शहीद हुए, उन्होंने अपनी आहुति दी और हमें इस आज़ादी की राह पर लाया। उन में से ऐसे लाखों लोग हैं जो लोग शहीद हुए, मारे गए, वो कहीं ना कहीं हमारे पूर्वज थे। इसलिए इस देश में हम सबका, सभी धर्म के लोगों का, सभी जाति के लोगों का बराबर का अधिकार है। महान बुद्धिजीवी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन्होंने जो संविधान बनाया बहुत सोच समझकर बनाया और उस संविधान के आधार पे उन्होंने जो हमें अधिकार दिए हैं, वो अधिकार के माध्यम से जो अधिकार हमें मिलना चाहिए वो अधिकार हमें आज भी नहीं मिल रहा है। इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए हम जमाने से हमारे नेता, हमारे पुराने साथी, पुराने लोग संघर्ष करते आ रहे हैं, जिसमें राम मनोहर लोहिया जी, जिसमें कर्पूरी ठाकुर जी, जिसमें जॉर्ज फर्नांडिस जी, जिसमें चंद्रशेखर जी, जिसमें ऐसे तमाम लोग हैं। हमें इन लोगों के अभियान की जो यात्रा है उसे आगे बढ़ाना चाहिए। दोस्तों, देश में जो लोग चुनकर जाते हैं 5 साल के लिए, वो जनसेवक रहते हैं। संविधान के ऊपर हाथ रखकर ये जनसेवक की शपथ लेते हैं और कहते हैं कि हम देश के अंदर में जनसेवा करेंगे, देश का भला करेंगे, देश की अखंडता को नहीं तोड़ेंगे, देश की तरक्की करेंगे, देश में बहुत सारी बातें ये अपनी कसम खाते हैं। लेकिन साथियों, क्या ऐसा होता है? आज हम देख रहे हैं कि जो लोग भी संविधान की सेवा की, जनसेवा की कसम खाकर वहाँ जाते हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद में जाते ही वो देश को बेचने का काम शुरू कर देते हैं, जाते ही वो लोगों को गुलामी की ओर कैसे ले जाना उसका काम शुरू कर देते हैं, जाते ही उद्योगपतियों को कैसे फ़ायदा पहुँचाना उसका वो प्रयास शुरू कर देते हैं। दोस्तों, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे देश में बहुत सारे जो नेता हैं वो व्यवसायीकरण की ओर चले जा रहे हैं और अधिकतर नेताओं के कॉलेजेस हैं, अधिकतर नेताओं के अस्पताल हैं, अधिकतर नेताओं के कंपनियां हैं, अधिकतर नेताओं के बड़े बड़े बिजनेस हैं और जो नहीं है उनके बन गए। 5 साल में लोग अरबपति बन जाते हैं नेता बनने के बाद में, मंत्री बनने के बाद में। साथियों, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि सब अधिकार है कि हम इन नेताओं के बारे में उनसे पूछ सके कि आपने क्या किया, कहाँ किया, कैसे किया। लेकिन हमारी चुप्पी, हमारा डर, हमारी कमजोरी, इसी का ये फ़ायदा उठाते हैं। साथियों, देश के अंदर में चुनाव लड़ने के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं होती है। देश के अंदर चुनाव लड़ने के लिए अच्छे इंसान की आवश्यकता होती है। अच्छी इज्जत वाले आदमी को, अच्छे इंसान को, अच्छे संस्कारी व्यक्ति को अगर आप चुन के देंगे तो देश में आगे स्थिति ऐसी नहीं बनेगी। और हम क्या करते हैं कि जो संस्कारी व्यक्ति रहता है वो गरीब रहता है और वो लोगों को पैसा खर्चा नहीं कर सकता और हम सिर्फ एक दिन के लिए, कुछ पैसों के लिए हम अपना 5 साल का जीवन उनके सुपुर्द कर देते हैं। दोस्तों, क्या अगर मान लो आपको एक चुनाव में 5,000, 10,000, 20,000, 25,000, 1 लाख मिल जाता है, तो क्या आप 5 साल उसमें चला लेंगे? और जो 5 साल वो हमारे ऊपर जो अत्याचार करते हैं, जो कठिनाइयाँ देते हैं, हमको जो परेशानी में डालते हैं, उसका अगर हम कैलकुलेशन करें तो दोस्तों हम खुद अपने आप को बेचते हैं, हमारा वोट बेचते हैं। हमारे वोट का अधिकार है, इतना बड़ा हमको अधिकार है कि हम चाहें तो जिसे भी, रिक्शे वाले को, गरीब आदमी को, राह चलते आदमी को, किसी को भी हम, जो भारतीय है, देश का नागरिक है, उसको हम चुनकर देश में वहाँ पर पहुँचा सकते हैं। साथियों, नेताओं का झंडा पकड़ने का काम कौन करता है? मजदूर, किसान, दलित, गरीब।
कुर्सियां उठाने का काम कौन करता है? मजदूर, किसान, दलित, गरीब। उनको भीड़ इकट्ठी करने का काम कौन सकता है? उनकी मीटिंगों में जो भीड़ आती है वो कौन रहते हैं? दलित, गरीब, मजदूर, किसान। जब हम सब उनके लिए कर सकते हैं तो क्या हम रेडीमेड उनको नेता बना के वहां भेजेंगे? तो जब हम दरी उठाए, हम कुर्सी उठाए, हम प्लेट उठाए, हम झंडा पकड़े, हम ही मीटिंग में भीड़ जमाए, तो फिर हमारे बीच का कोई अच्छे व्यक्ति को हम क्यों ना वहां पर पहुंचाएं? ये मैसेज इसलिए मैं दे रहा हूं कि आने वाले समय में हम मजदूर पक्ष की ओर से, अभी जल्द ही बिहार में चुनाव हो रहा है, तो बिहार में और शायद हमारी बातचीत चल रही है कलकत्ता में भी, बंगाल में, पश्चिम बंगाल में भी, तो बहुत जल्दी हम मजदूरों को, किसानों को, गरीबों को चुनाव मैदान में उतारने का हमारा प्रयास रहेगा। और चूंकि इसलिए रहेगा क्योंकि ये अमीर नहीं चाहते, बड़े बड़े पार्टियों के नेता नहीं चाहते कि कोई गरीब चुनाव में आए, चुनाव मैदान में आए, उनके खिलाफ लड़े। लेकिन इस परंपरा को हम उलट करना चाहते हैं और इसी माध्यम से हमने अपने जो सभासद की मुहिम है उसकी शुरुआत की है। हम देश भर में हर स्टेट में ये मुहिम छेड़ रहे हैं। हमारे फेसबुक है, उसके माध्यम से हमने फॉर्म भेजा हुआ है, उसमें कुछ बताया भी, हमने लिखकर भी दिया है कि जो परिस्थितियां हैं उसके आधार पे हम, हमारे संविधान के आधार पे हमें जो अधिकार मिला है उस अधिकार का हम कैसे इस्तेमाल करें। उस अधिकार के माध्यम से जो वो मंत्री बन सकते हैं, जब वो नेता बन सकते हैं, वो सांसद बन सकते हैं, वो विधायक बन सकते हैं, वो ग्राम सेवक बन सकते हैं, तो गरीब, मजदूर, किसान क्यों नहीं बन सकता? और आने वाले समय में इस बात को हम सिद्ध करके दिखाएंगे कि देश में जब किसान खेती को उगाकर पूरे देश का पेट भरने की ताकत रखता है तो वो देश को चलाने की भी ताकत रख सकता है। जो मजदूर खून पसीना बहाकर ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बांधने का काम करता है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को खोदकर उसके अंदर गुफा बनाने का काम करता है, बड़े बड़े पुलों का, ब्रिजों का निर्माण करता है, वो मजदूर जब वो कर सकता है तो फिर वो क्यों नहीं चुनाव लड़ सकता, क्यों नहीं देश को चलाने की ताकत रख सकता? साथियों, देश को चलाने के लिए अनुभव की जरूरत होती है, उसके साथ साथ अच्छे संस्कार की जरूरत होती है और उसमें इंसानियत होना चाहिए। आज के जो नेता हैं उनमें इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है, झूठ बोलने में एक नंबर है। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आज की स्थिति में जो चल रहा है सबको पता है। साथियों, मैं बहुत विचलित था कि मजदूर सड़क पर चले, कई मजदूर मरे, हजारों की संख्या में मजदूर मरे। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक भी ट्वीट नहीं किया, लेकिन जैसे ही एक हीरो मरता है, सुशांत सिंह, उसके लिए श्रद्धांजलि के लिए मोदी जी का घंटे भर में ट्वीट आ जाता है। हमने भी श्रद्धांजलि की, लेकिन हमने मजदूरों को भी श्रद्धांजलि दी है। देश का कोई भी नागरिक वो अगर मरता है, देश की क्षति है कहीं ना कहीं, चाहे मजदूर हो, चाहे वो अच्छा हीरो हो या अधिकारी हो या नेता हो या कलाकार हो या मेहनत करने वाला हो या किसान हो, जो भी मरता है देश को क्षति होती है, क्योंकि वो व्यक्ति का रूप दूसरा कोई नहीं ले सकता। जो किसान जो मरे हैं फांसी लगाकर, जो वो खेती करके जो अनाज उगाते थे, उसकी जगह कोई ले सकता है? जो मजदूर पैदल चलकर मरे हैं, उनको जो ज्ञान था, उनको जो अनुभव था, उनकी जगह कोई ले सकता है? साथियों, कोई नहीं ले सकता। इसलिए देश के अंदर में जितना नागरिकता का अधिकार एक सादे मजदूर को है, जितना नागरिकता का अधिकार एक किसान को है, जितना नागरिकता का अधिकार एक सामान्य गरीब को है, उतना ही नागरिकता का अधिकार प्रधानमंत्री को है, उतना ही नागरिकता का अधिकार
अडानी को है, उतना ही नागरिकता का आधार अंबानी को है, उतना ही नागरिकता का आधार रामदेव बाबा को है, उतना ही नागरिकता का आधार अमिताभ बच्चन को है, शाहरुख खान को है। साथियों, मैं ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये देश के नागरिक हैं। हाँ, फर्क इतना हो जाता है कि वो जब पैसा आ जाता है, जब उनके पास पावर आ जाता है, तो वो अपनी नागरिकता को अपनी पपोती समझ लेते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हम अब जो बड़े बन गए हैं और हमारे नीचे जो लोग हैं वो हमारे गुलाम हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है। जितना सम्मान एक प्रधानमंत्री को नागरिकता का मिलना चाहिए, उतना सम्मान एक गरीब को मिलना चाहिए। जितनी जान की कीमत प्रधानमंत्री की है, उतनी जान की कीमत एक किसान की है, एक मजदूर की है, एक गरीब की है। साथियों, हमारा ये सदस्यता अभियान 1 जुलाई से 30 सितंबर तक चलेगा। इसमें जो भी सदस्य बनना चाहता है, भारत का नागरिक होना चाहिए, 18 साल की उम्र होना चाहिए, और वो ये सोचकर बने कि हमारे लिए अगर अभी कुछ नहीं हुआ तो हम आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ करें, ताकि आने वाली पीढ़ी जब हमसे सवाल करे कि आपने हमारे लिए क्या किया, तो हमें उनके सामने नज़र झुकाना ना पड़े। साथियों, बहुत सी बातें हैं करने के लिए, लेकिन वक्त आएगा तो हम करेंगे। लेकिन जॉर्ज साहब ने हमको ये सिखाया है कि सबको लेके चलो, सबके लिए काम करो, सबको समानता के माध्यम से जो भी अधिकार दिलाना है दिलाओ, पक्षपात नहीं करो और निष्पक्ष रूप से अपना कार्य करो। एक छोटा सा किस्सा मैं सुनाना चाहता हूँ, जो जॉर्ज साहब ने मुझे बोला था। एक हमारी मीटिंग चल रही थी और हमने नागपुर में आए थे जॉर्ज साहब, तो हमने एक जॉर्ज साहब का बहुत बड़ा फोटो का बैनर हमने लगाया था, और उसमें हमारे 8-10 लोगों के फोटो जो पदाधिकारी थे उनके लगाए थे, छोटे छोटे लगाए थे। जॉर्ज साहब ने हमको एक बात बताई कि किसी का पोस्टर बहुत बड़ा लगाने से कोई बहुत बड़ा नेता नहीं बनता। पोस्टर लगाकर नेतागिरी करने से अच्छा आप लोगों के दिलों के अंदर जगह बनाइए। तो हमने नहीं लगवाए। मैं पोस्टर में फ़ोटो डालना पसंद नहीं करता। मैं भी जॉर्ज साहब के सिद्धांतों को मानने वाला एक सीधा साधा देश का नागरिक हूँ, मजदूर हूँ। मैंने अभी वर्चुअल रैली में आदरणीय अमित शाह जी को सुना। वो बिहार में कह रहे थे कि देश में समाजवाद को बढ़ाने वाले लोहिया जी, कर्पूरी ठाकुर, आदरणीय जॉर्ज फर्नांडिस, इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़ा त्याग किया है। फिर कुछ गुजरात की वर्चुअल रैली में श्री नितिन गडकरी जी ने भी कहा कि जॉर्ज फर्नांडिस बहुत महान मजदूरों के नेता थे। साथियों, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब वो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में सरकार खड़ी करने के लिए उन्होंने जो मदद की, भारतीय जनता पार्टी को अपने कंधे के ऊपर उठाकर आज जो उनको चलना सिखाया, जब वो जिंदा थे तो ये कोई उनका सम्मान नहीं करते थे। किसी ने उनके घर पे जाकर उनको देखा नहीं कि कैसी तबीयत है, जॉर्ज साहब जिंदा हैं या मर गए। चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे नितिन गडकरी हो, ये सब लोग उनके मरने के बाद अब उनके नाम से राजनीति कर रहे हैं। और उसका कारण ये है कि देश में जो मजदूर, सरकार के खिलाफ में जो मजदूरों का गुस्सा है, वो गुस्सा को दूर करने के लिए ये उनका नाम ले रहे हैं। इतने सालों में अचानक इन नेताओं को ऐसे महान विभूतियों की याद कैसे आ गई, ये तो आप समझ सकते हैं, समझदार हैं। साथियों,
भारतीय जनता पार्टी में कितना संस्कार है ये हम सबको पता है। अटल जी के समय तक भारतीय जनता पार्टी का संस्कार क्या था, अटल जी के बाद जो पार्टी का नेतृत्व आया है, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री अमित शाह, इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने वाले स्तंभों को उखाड़ के फेंक दिया, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जी, यशवंत सिन्हा जी, जसवंत सिंह जी, ऐसे तमाम नेता शामिल हैं। आज इन्होंने इन नेताओं को, जिन्होंने पार्टी को जन्म दिया, ऐसे नेताओं को इन्होंने बेइज्जती करके पीछे की लाइन में बैठा कर रखा। क्या कहा जाए तो इनकी लाइन ही खत्म कर दी। हाँ, ये इनको सिंबॉलिक रूप से इस्तेमाल करते हैं। जब चुनाव आता है तब इनको सम्मान देते हैं, जब ये कोई बड़ी मीटिंग होती है तब इनको सामने की कुर्सी में बैठाया जाता है और बताया जाता है कि इनकी वजह से मैं नेता बना, इनकी वजह से मैं प्रधानमंत्री बना। और जब उनका इस्तेमाल ख़त्म हो जाता है तो उनको डस्टबिन की तरह, डस्टबिन में जैसे कचरा डाल दिया जाता है, वैसा उनको एक साइड रख दिया जाता है। बड़ा दुर्भाग्य है भारतीय जनता पार्टी की इस संस्कृति का, और आने वाले समय में क्या होगा इस संस्कृति का हमें नहीं पता। दोस्तों, मैं एक आखिरी बात बोलना चाहता हूँ। मैंने संविधान की किताब जो होती है उसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। उस आधार पर मुझे ऐसा लगा कि मैंने भारतीय जनता पार्टी का भी जो संविधान है, जिसके माध्यम से वो रजिस्टर्ड हुई है, पंजीकृत हुई है, वो पढ़ना चाहिए। मैंने उसमें पढ़ा तो उसमें मैंने जाना कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को हिंदुत्व की पार्टी बोलती है, लेकिन असल में जब उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था तो उसमें उन्होंने समाजवाद, समता, गांधीवाद, सर्वधर्म समभाव, धर्मनिरपेक्षता, इसकी बात का उल्लेख किया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कागजात कह रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट कह रहे हैं। तो एक तरफ आप धर्मनिरपेक्षता की बात करते हो, समाजवाद की बात करते हो, अखंडता की बात करते हो, देश के सम्मान की बात करते हो, देश को बचाने की बात करते हो, गांधी जी की बात करते हो, गांधीवाद की बात करते हो। गांधी जी की जयंती पर आप गांधी जी को पुष्प अर्पण करते हो, उनका सम्मान करते हो। दूसरी ओर जिस नाथूराम गोडसे ने हमारे देश के महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या की थी, ऐसे हत्यारे नाथूराम गोडसे के जयंती पर, पुण्यतिथि पर हमारे देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र भाई मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, ऐसे लोग अगर माला अर्पण करें, पुष्प अर्पण करें, तो हमें बहुत शर्म आती है कि हम जिनको चुन कर दिए वो ऐसे अपराधियों के साथी हैं, ऐसे दोगलों के साथी हैं जिन्होंने देश के साथ गद्दारी की। साथियों, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन्होंने ऐसा लिखा है। अगर ये लिखे नहीं रहते गांधीवाद शब्द तो मुझे ये बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो कहीं ना कहीं ये जो हम आज बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, लेकिन अगर आप इतिहास निकालें तो सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी
झूठ के राह पर चल रही है। इन्होंने अपने संविधान में कुछ और लिखा है और काम कुछ और कर रहे हैं। देश सबका है, हम सब देशवासी हैं। देश में कोई भी अखंडता को तोड़ नहीं सकता। मजदूर पक्ष इस पर दृढ़ता से तटस्थ है। देश में आने वाले समय में जहाँ जहाँ विधानसभा चुनाव होंगे वहाँ वहाँ मजदूर पक्ष भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध मजदूरों को वोट डालने की अपील करेंगे। मजदूर पक्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सुरेश कपिले, जो जॉर्ज साहब के बहुत चहेते और नज़दीकी रहे हैं, इनकी अध्यक्षता में जो कार्यकारिणी समिति की सभा हुई उसमें ये प्रस्ताव पास किया गया कि हम देश में जहाँ जहाँ भी विधानसभा या नगर पालिका के चुनाव होंगे वहाँ वहाँ मजदूर पक्ष की ओर से, मजदूरों की ओर से भारतीय जनता पार्टी के अलायंस का बहिष्कार किया जाएगा। और हमारी कोशिश रहेगी कि जो भी मजदूर, जो भी गरीब, जो भी किसान चुनाव लड़ने को इच्छुक है वो मजदूर पक्ष की ओर से समर्थित चुनाव लड़ सकता है। मजदूर पक्ष का उसको पूरा समर्थन रहेगा। साथियों, मजदूर पक्ष देश के 14-15 राज्यों के जॉर्ज फर्नांडिस साहब के साथ काम किए हुए जो नेता हैं, अनुभवी लोग हैं, उनकी नेतृत्व में गठित हुआ है। बहुत सारे जो और भी मजदूर नेता हैं या सामाजिक नेता हैं या जॉर्ज साहब से परिचित कोई राजनीतिक नेता हैं जो उनके विचारों पर चलने वाले हैं, ऐसे सैकड़ों लोगों से हमारा संपर्क नहीं है या किसी कारणवश हमारे पास उनके नंबर या पते नहीं हैं। इसलिए इन लोगों से हमारा कुछ संपर्क नहीं हो पाया है। जिन से हुआ है उनके माध्यम से हम ये पक्ष को आगे बढ़ा रहे हैं और जिन तक ये बात पहुँचे मैं उन सब से आह्वान करता हूँ, क्योंकि जितने भी जॉर्ज साहब के साथी लोग हैं सबकी उम्र 60 के ऊपर, 65 के ऊपर है। और चूँकि कई लोगों ने मुझे बोला कि ये क्या तुम चला रहे हो या क्या बना रहे हो, जॉर्ज के तो सब लोग बूढ़े हो गए हैं, तो मैंने उनसे कहा है कि शेर कभी बूढ़ा नहीं होता और शेर को जगाने का काम अब हम कर रहे हैं। इसलिए जितने भी जॉर्ज फर्नांडिस के शेर जहाँ जहाँ भी सोए हैं, जिस जगह भी हैं, वे जागे। और जिन लोगों ने आपका तिरस्कार किया है उन लोगों को मजदूर पक्ष के बैनर तले आप दहाड़ लगाने का काम करें। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने संपर्क नंबर, पते, नाम के साथ में हमें फेसबुक के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से भेजने का काम करें। इतना ही बोल के मैं अपने 2 शब्द समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।